स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 1। टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। 11th फिजिक्स जेईई का सिलेबस कवर कर रहे हैं हम और आज की डेट है 7/2/25 मंथ। अच्छा जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वर्क, पावर और एनर्जी, और आज की क्लास में सेंटर ऑफ मास देखना है आपको। भाई टॉपिक्स की बात करें तो दो टाइप के सेंटर ऑफ, दो टाइप के कह सकते हो पैटर्न हमें देखना है। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी का हमको सेंटर ऑफ मास देखना है। रिकॉल कॉन्सेप्ट में एज सच कोई क्वेश्चन है नहीं, बट आपको इतना पता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट पूरी बॉडी का जहां पर हम मान सकते हैं कि किसी सिस्टम का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरे सिस्टम के मास को हम एक जगह पर एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ये काम हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने एनएलएम पढ़ा तो एक बॉडी थी, ये जो भी एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक के हम ज्योमेट्रिकल सेंटर पर फोर्सेस को ड्रॉ करते थे, फोर्सेस को अप्लाई करते थे, चाहे ऐसे फोर्स लग रहा हो, चाहे ऐसे फोर्स लग रहा हो, चाहे ना कि हम यहाँ पे करते थे, ना कि यहाँ पे, ना कि ना किसी और पॉइंट पर। हम कहाँ पे करते थे? उस बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, यानी सेंटर ऑफ मास पर, यानी कि पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास मान करके उस पर अप्लाई करते थे। अदरवाइज अगर हम बॉडी पर कुछ इस तरीके से मानते कि बॉडी पर फोर्स यहाँ इसके लेफ्ट साइड में अप्लाई हो रहा है, तो चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती। उसके अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट हमें ऐड करना पड़ता है, रियलिटी में कुछ और चीजें इसमें ऐड हो जाती। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एग्जांपल इसकी टॉपलिंग का भी केसेस इसमें ऐड हो जाता है। लेकिन जो अभी हमें पढ़ना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि पूरी बॉडी को हम एक जगह पर एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट मास मान करके सारे एनएलएम का अप्लाई और इक्वेशन ऑफ मोशन और जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े अभी तक, वो यहाँ पे हम अप्लाई किया करते हैं। ये पहले से आप करते हुए आ रहे हो, उसी को अब आज आप सीखोगे। तो सेंटर ऑफ, रिकॉल टेस्ट में ऐसे ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको बता दूं कि सेंटर ऑफ मास का जो रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है, वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा। यहाँ पे m1x1 प्लस m2x2 एन डॉट 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 mn(xn) अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एन डॉट 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 सो ऑन टिल लास्ट पार्ट। जितने भी पार्ट है, जितने भी पार्टिकल है, उस सारे पार्टिकल के मासेस का समीशन हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास, अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, यानी कि एक पार्टिकल ये है जिसका मास m1 है, एक पार्टिकल ये है जिसका मास m2 है, एक पार्टिकल ये है जिसका मास m3 है, एक पार्टिकल ये है जिसका मास m4 है, और हमें निकालना है कि इन सारे पार्टिकल्स का कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर हम मान सकते हैं कि सारा का सारा मास उसी पॉइंट पर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट हमारा कहाँ होगा। हमने मान लिया कि ये हमारा रेफरेंस एक्सिस या ओरिजिन पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से जो पहला पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 होंगे। इस ओरिजिन से दूसरे पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट x2, y2 होंगे। तीसरे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x3, y3 होंगे। चौथे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x4, y4 होंगे। तो इस चारों पार्टिकल के सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकलेगा भाई? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। सिमिलरली जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम? सिंपली m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। टोटल मास ऑफ द सिस्टम की बात यहाँ पर हो जाएगी। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि बेटा आप एक काम करो कि आप मुझे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का बेस्ड जेईई मेंस का जो 2024 का क्वेश्चन है वो आप करके दिखाओ। तो उन्होंने बोला है कि भैया ऐसा है कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल मास हैं, यहाँ पर 3 लिखा है, THREE 3 आइडेंटिकल शेप्स हैं, स्फीयर्स हैं, जिनमें तीनों का मास तीनों का मास कितना है? 2m है। तीनों पार्टिकल का जो मास है वो कितना है? 2m इन्होंने दे रखा है। अब
अगर तीनों पार्टिकल का मास दे रखा है 2m और वो कॉर्नर्स पर हैं, किस पर, एक राइट एंगल ट्रायंगल पर, जिनकी जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड है वो कितनी है, 4 मीटर की है। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस साइड की लेंथ 4 मीटर और इस साइड की लेंथ भी 4 मीटर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, दोनों की 4 मीटर। तो बताओ ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग? सर √32। 32 नहीं, 4√2 हो जाएगी भाई। ये तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए। a² + b² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि 16 + 16। अच्छा, √32। अच्छा ठीक ठीक ठीक, सही सही सही, आई एम रियली सॉरी। √32 को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे, सही बोला तुमने, मेरी गलती है, मुझे कुछ और सुनाई दिया। 16 इंटू 2 हो जाएगा, जिसको हम 4√2 लिखेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि 4√2 हो जाता है। अगर सेम चीज होती है तो उसका हाइपोटेन्यूज सेम, अगर यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर सेम है तो √2 लग जाता है बस उसमें, तो 4√2 हो जाएगा, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अब अगर मेरे पास 3 पार्टिकल हैं जिनमें तीनों का मास 2m है और उनको रखा गया कॉर्नर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ कि एक पार्टिकल जिसका मास 2m यहाँ रखा गया है, दूसरा पार्टिकल जिसका मास 2m यहाँ रखा गया है, तीसरा पार्टिकल जिसका मास 2m यहाँ पर रखा गया है। अगर कुछ इस तरीके से हमने तीनों पार्टिकल्स को रखा है और बोला कि जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, एक काम करता हूं मैं, ट्रायंगल ऐसे बनाता हूं तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर रखा है भैया 2m, यहाँ पर रखा है 2m, यहाँ पर रखा है 2m। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जो जनरली हम जिस तरीके से मान के चलते हैं कन्वेंशन, वैसे बने। अब जो टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू साइड्स, ये वाली जो साइड 4 वाली और ये वाली जो साइड 4 वाली है, इनका ये इंटरसेक्शन हो रहा है, उसको आपको ले लेना है ओरिजिन। तो उन्होंने हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऑलरेडी सेट कर दिया कि भैया ये जो होगा हमारा क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास बताना है। तो जो सेंटर ऑफ मास है उसके पोजीशन वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड बताना। सबसे पहले आप बताओ कि यहाँ पर अगर पार्टिकल रखा है तो इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कि अगर ये लंबाई 4 है तो इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 4,0। 4,0। हाँ, और इस पार्टिकल की बात करें, अगर ये लंबाई 4 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 0,4 हो जाएंगे। अब हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1x1 + m2x2 m2x2 हाँ प्लस m3 m1 + m2 + m3। पहला मास जिसका 2m है और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, अगर ये ओरिजिन पे रखा है तो 0। दूसरा मास जिसका वैल्यू 2m है और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 4। और तीसरा मास 2m जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 अपॉन तीनों मासेस का समीशन 2m 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 एड अप होकर के 6m हो जाएगा। ये वाला तो 0 हो गया, ये वाला तो 0 हो गया, और ये 4 2 8m हो गया। यानी ऊपर 8m और नीचे 8m, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा बेटा, 4/3 आ जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें, पहला मास 2m, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है भैया, यहाँ पर 0, और दूसरा मास 2m, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पर 0, और तीसरा मास 2m और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पर 4 है, और इन तीनों मासेस का समीशन 6m हो जाए। भैया ये वाला तो 0 हो गया, ये वाला तो 0 हो गया, ये ऊपर ये वाला 8m हो गया और नीचे 6m है। सॉल्व करने पर ये भी वापस से कितना आ रहा है, 4,3। यानी कि 4,3 की अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 0.75, 4,3 अंदाजा लगाऊं तो 0.75। यानी कि इस सिस्टम में अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं कि अगर ये लंबाई 4 है, 1 यहाँ कहीं होगी, 0.175 यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, तो ये इसका कहीं यहाँ पर होगा। और अगर मैं यहाँ पर नहीं, और y कोऑर्डिनेट की बात करूं, यहाँ पर कहीं ऐसे, ये जो लाइन है इसी पर कहीं होगा, क्योंकि ये वाली लाइन 0.75 वाली, और y कोऑर्डिनेट की बात करूं 0.75 है, तो ये 4 लंबाई है, 1 यहाँ कहीं होगा, उससे कम यहाँ पर कहीं 0.75 होगा, ये वाली लाइन पर होगा। यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पर कहीं आपका जो है सेंटर ऑफ मास होगा। ये सिर्फ एक अंदाजा लगाने के लिए हमने बताया है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट आया है 0.75 यानी कि 4/3,
और इसके y कोऑर्डिनेट 0.75 यानी कि 4/3 आ गया। अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर को लिखूं, यहां से यहां तक पोजीशन वेक्टर को लिखूं, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा x कोऑर्डिनेट में i कैप लगा दो और y कोऑर्डिनेट में j कैप लगा दो, 4/3 j कैप। ये आपने पोजीशन वेक्टर निकाला। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर निकालने की बात करते हैं हम, तो इसका आई कैप वाला कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कैप वाले जे कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करके निकालते हैं। ऐसे निकालते हैं ना बेटा? यस सर। 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर सेम चीज होती है, तो बस उसमें क्या होता है, √2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 4/3 √2। करेक्ट है क्या? सॉल्व करके बताऊं? चलो सॉल्व करके बता ही देता हूँ। क्या होगा भैया, 4/3 का रूट स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर, सेम चीज दो बार ऐड हो रही है, इसका मतलब 2 टाइम्स 4/3 का स्क्वायर। ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं? यस सर। अच्छा भैया, 4/3 पे स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट ऊपर है, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 2 पे कोई स्क्वायर नहीं है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर हो गया, तो 4/3। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तब भी आप ऐसे भी कर सकते हो भैया, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 16 और 9 और ये ऐड होकर के √32 और नीचे 9 हो जाएगा, और नीचे से 9 का 3 बाहर आ जाएगा और √32 ऊपर हो जाएगा। √32 को हम लिख सकते हैं कितना, 16 इंटू 2। 16 का 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से और 2 बच जाएगा। भाई सेम चीज बार बार है, ये तरीका ज्यादा आसान रखा करो कि ये सेम चीज है तो √2 लग जाता है। अगर यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे भी सेम है, तो अंडर रूट में अगर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करेंगे तो a√2 आ जाता है। ये बहुत कॉमन यूज होने वाला है, तो इसको आप याद रख लो। याद क्या रखना है, दिमाग में तो समझ में आ ही जाती है। तो 4√2, लेकिन उन्होंने बोला कि जो मैग्नीट्यूड है वो तो 4√2/x है, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने रख दिया 4√2/x। और यहाँ से 4√2, यहाँ से 4√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा रह जाएगा हमारे पास, 1/x बचा रह जाएगा, इधर 1/3 बचा। तो x की वैल्यू उन्होंने बता दिया कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू जैसा वो बता रहे थे कि 3 जो पूछ रहे थे, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल दिया सेंटर ऑफ मास का। बात समझ में आई क्या? यस सर। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें करना होगा कि यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिया गया है एक लैमिना, और इस प्लेट का मास जो है कि वो 4 किलोग्राम है। इस प्लेट का जो मास है बेटा वो 4 किलोग्राम दे रखा है इन्होंने। अच्छा, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? अगर पूरी प्लेट का मास 4 किलोग्राम है तो हम इसमें निकालते हैं, कोशिश करते हैं इसका लैम्डा निकालने की। लैम्डा कहलाता है लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, और ये क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी आप एरिया के थ्रू भी कर सकते हो, बिना इतना झंझट किए डायरेक्ट ही हम कर लेते हैं। लीनियर मास डेंसिटी हम जब कॉन्टिन्यूअस पार्ट में पढ़ाएंगे तब बताएंगे लीनियर मास। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अपने दिए हुए लैम्ना को हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक ये वाला इस रेक्टेंगल हो जाएगा, एक ये वाला रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, एक ये वाला रेक्टेंगल हो गया, एक ये वाला रेक्टेंगल हो गया। अच्छा जी, इस वाले रेक्टेंगल की बात करूं मैं, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, किसी भी सिमेट्रिकल शेप का जो सेंटर ऑफ मास होता है बेटा, वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है, यानी कि डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं ये यहाँ पर बिल्कुल मिड में सेंटर पर होगा। और इस सेकंड वाले की बात करूं तो इसका भी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल कहां पर होगा, इसके डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। किसी भी सिमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास वहीं पर होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल पर हो। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें करना क्या है? ठीक है, इतना लंबा बताने की जरूरत नहीं, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। तो एक पार्ट तो ये हो गया भैया, जिसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान दो कि ये 0 0 है, ये 1 0 है, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाए। हाँ, सेंटीमीटर मीटर जो भी मान लो, एट द मोमेंट हम यूनिट की बात, मेन मीटर ही चल रहा है तो मीटर मत, क्योंकि यूनिट्स में मीटर लिखा हुआ। तो ये 0 0 है, ये 0 3 है, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? 3 मीटर। 3 मीटर हो जाएगी। अब इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं दूसरे वाले पार्ट, जिसको मैं बड़ा सा बना रहा हूँ जानबूझ करके। अब इसके कोऑर्डिनेट देखो कि इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये वाले कोऑर्डिनेट 1 2 है और ये वाले कोऑर्डिनेट 2 2 है। ये लास्ट वाला तो चेंज हो नहीं रहा है, ये 1 है ये 2 है, तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। 2 कैसे होगी सर 1 मीटर 1 होगी ना बेटा। देखो ये 1,2 है, 1 मीटर। 1,2 है, ये 2,2 है, तो भैया y वाला तो चेंज हो ही नहीं रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। x वाला चेंज हो रहा है, 1 से 2 जा रहा है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 1 से 2 जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 मीटर 1 मीटर हो जाएगी।
ये बात नहीं समझ में, ये तो ज्योमेट्री से समझना होगा, तुमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि भैया ये 1,2 है, ये 2,2 है, ये वाला तो चेंज हो नहीं रहा है, 1 से 2 जा रहा है, मतलब कितना चेंज हो गया, 1 1 मीटर की चेंज आ रहा है। हाँ, ये आपको समझना होगा ज्योमेट्री से। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा साइड बाय साइड बनाता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपने बताया कि भैया 1 मीटर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, ये 2,2 है, 3,2, भैया एक्स वाला तो चेंज हो ही नहीं रहा, ये ऐसे लाइन जा रही है, वाई की लॉन्ग लाइन जा रही है, वर्टिकल लाइन जा रही है, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट 2 से 3 जा रहा है। अगर 2 से 3 जा रहा है तो ये वाली लंबाई कितनी मीटर हो जाएगी? 1 मीटर। 1 मीटर लंबाई हो जाएगी। अच्छा, अब हम वही काम करेंगे जो पीछे मैंने आपको सिखाया है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम मान लेंगे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, 0,0। अब जो पहली बॉडी है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। अच्छा, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा हमको? 0.5 समथिंग। 0.5 चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर बेटा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 है तो वर्टिकल कितना चलना पड़ेगा इसको पहुंचने पर? 2.5 1.5। तो इस पहले वाली बॉडी को हमने सेंटर ऑफ मास ले लिया, यानी कि ये एक पार्टिकल काइंड ऑफ बन गया कि पूरी बॉडी को हमने एक पार्टिकल मान लिया, एक छोटा सा पार्टिकल मान लिया, पार्ट मान लिया, जिसके कोऑर्डिनेट 0,5, 0.5, 1.5। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा कि अगर ये 1 है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, और अगर ये यहाँ से यहाँ तक का 1 है तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाला एक्स कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट 0.5, और ये अगर पूरा का पूरा 1 है तो ये y वाले, ये यहाँ से y कितना चलना पड़ेगा? अगर ये 1 है तो ये y कितना हो जाएगा? 0.5। लेकिन हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो यहाँ से थोड़े लेते हैं, हम तो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस से लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? अगर आप नीचे ध्यान दोगे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। ये 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक तुमने अभी बताया कि सर 0.5। तो मुझे यहाँ से यहाँ, हाँ, ये 1 मीटर और ये 0.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक टोटल एक्सिस से कितना चलना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए? 1.5 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस तो मैंने 0.5 यहाँ से बताई है, ये डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको सोचना होगा। सोचना क्या है, आप थोड़ा ध्यान दोगे तो बता दोगे। अब आप सोचो कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो मैंने आपको बता रखी है, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली लंबाई 3 मीटर। है ना बेटा, और ये वाली लंबाई कितनी है? 0.5। अगर ये 3 है, ये 0.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर ये 3 है, ये यहाँ से यहाँ तक की 0.5 है, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? 2.5। 2.5 हो जाएगी। तो इस एक्सिस से यहाँ तक चलने के लिए मुझे 2.5 चलना पड़ेगा। तो आपको ध्यान यहाँ पे क्या समझ में आया कि हमको सर ने सिखाया कि आपको एक्सिस से कितना चलना है ये देखना है। तो एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ वर्टिकल कितना चलना पड़ रहा है? वर्टिकल जो चलना पड़ता है वही उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाए। तो आपने कोऑर्डिनेट इसके फिक्स कर लिए, अब कुछ नहीं करना है, अब इसका हमको एरिया निकालना है। पहले वाले का एरिया रख करके भी हम सेम काम कर सकते थे, यानी कि जो हम फॉर्मूला लिखते थे m1x1, अब हम लिख लेंगे उसी फॉर्मूले को a1x1। एरिया से भी कैसे होता है अभी हम सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप एरिया रख करके भी ऐसे a1x1 a2x2 अपॉन टोटल एरिया a1 प्लस a2 ये यूज कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर तुम ध्यान दो बेटा कि ये एक रेक्टेंगल है, जो पहला वाला पार्ट है हमने माना है रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में ये लंबाई आपने 1 मीटर बताई, ये लंबाई आपने 3 मीटर बताई, तो इसका एरिया a1 कितना हो जाएगा? So length into breadth 3 into 1 3 3 हो जाएगा। और इस वाले की बात करूं बेटा, आपने यहाँ से यहाँ तक बताया है, ये देखो नीचे यहाँ से यहाँ तक आपने 1 लिखा है, और ये वाला भी आपने यहाँ से यहाँ तक बताया है। अभी आपने यहाँ पे कहीं यहाँ से यहाँ तक बताया था कि ये भी कितना है सर? 1 मीटर है। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल भी 1 है और वर्टिकल भी 1 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस वाले का एरिया 3 मीटर स्क्वायर और इस वाले का एरिया 1 मीटर स्क्वायर। बस इतना आपको काम करना है और फॉर्मूले में पुट कर लेना है। अच्छा जी, क्या है फॉर्मूला? एक्स सेंटर ऑफ मास जो होगा एरिया के बेसिस पर निकालते हैं, है तो मास ही, लेकिन हम कैसे मास है ये बताएंगे। a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2 होगा। अच्छा, पहला ए वाले का एरिया कितना है? पहले वाली बॉडी का एरिया कितना है? 3। और पहले वाले के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है?
0.5 0.5। दूसरे वाले का बॉडी का एरिया 1 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1.5 1.5 और टोटल एरिया इसका एरिया 3 इसका एरिया 1 एड अप होकर के 4 हो जाएगा। 4 अच्छा इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 1.5 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा 1 इंटू 1.5 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा अपॉन 4 1.5 ऐड होकर के 3 हो जाएगा 3 अपॉन 4 3 अपॉन 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.75। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। अब उसी तरीके से y सेंटर ऑफ मास करेंगे m1 a1 a1 y1 a2 y2 मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे a1 y1 a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2 हमारा फॉर्मूला है। अच्छा y सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे पहले वाले का एरिया कितना बेटा 3 मीटर स्क्वायर और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है उसके सेंटर ऑफ मास का y 1.5 कोऑर्डिनेट 1.5 प्लस दूसरे वाले का एरिया कितना है 1 1 और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 2.5 0.5 अपॉन दोनों का एरिया ऐड करेंगे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 3 इंटू 1.5 करेंगे तो 4.5 हो जाएगा 1 इंटू 2.5 करेंगे तो 2.5 हो जाएगा 4 और अपॉन 4 4.5 2.5 ऐड करेंगे तो ऐड अप होकर के 7 हो जाएगा 7 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 1.75 आ जाएगा यानी कि ये 0.75 मीटर आ गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो आ गया सेंटर ऑफ मास का 1.75 आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। आपका ऑप्शन नंबर सी 0.75 1.75 हो कुछ इस तरीके से आपने एरिया के बेसिस पर इस लामिना का सेंटर ऑफ 0.75 समझ रहे हो। देखो ये 1 है ये यहाँ पर कहीं 0.75 होगा यानी इसी लाइन पर कहीं ना। देखो मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि आसानी समझ कि यहाँ ये 1 है 1 का आधा कितना होगा 0.5 यहाँ पे होगा और आधे से ज्यादा 0.7 एक्चुअल में यहाँ पे होगा 0. आधे से ज्यादा 0.5 से ज्यादा यहाँ पर कहीं हो। अच्छा 1.75 अच्छा बेटा ये 3 है आधा 1.5 यहाँ पर होगा और 1.75 उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर हो यहाँ पर कहीं इसका होगा ये दोनों लाइन यहाँ पे मिल रही है तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट अभी आपने बताया कितना 0.75 कॉमा 1.75 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक ये सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए कितना जो भी सेंटर ऑफ मास होता है जहाँ पे मास ज्यादा होता है उसी पोर्शन में पाया जाएगा। इस वाले पोर्शन में मास उतना ज्यादा नहीं है इस वाले पोर्शन में मास ज्यादा है तो इसी में कहीं ना कहीं पाया जाएगा सेंटर। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? कोई डाउट है कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? हेलो नो सर डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है नहीं समझ में आया तो फिर से समझाऊंगा मैं अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दूंगा मैं। अब यहाँ पर 3 पार्टिकल्स दिए गए हैं और वो मास कितना है एक का 10 किलोग्राम है दूसरे का 1.5 किलोग्राम है तीसरे का 2.5 ये प्लेस किए गए तीनों कॉर्नर्स पर राइट एंगल ट्रायंगल पर जिसकी साइड 4 है 3 है और 5 है। ठीक है अब आपको बताना होगा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कहाँ पर है। ठीक है अगर आप आंसर्स पे ध्यान दोगे बेटा तो ये 1 किलोग्राम मास 1 किलोग्राम मास 1 किलोग्राम मास 1 किलोग्राम मास लिखा जा रहा है 1 किलोग्राम मास लिखा जा रहा है इसका मतलब कि जो भी इस सिस्टम का जो भी इन्होंने ओरिजिन मान रखा है जो भी ओरिजिन मान रखा है वो क्या मान रखा है उस 1 किलोग्राम वाले मास को ओरिजिन मान रखा है। अब इस 1 किलोग्राम वाले मास का अगर हमने ओरिजिन मान रखा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,0 अब ये 1.5 वाला यहाँ रखा है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है एक्स एक्सिस पर आ रहा है एक्स एक्सिस पर y तो 0 होता है और ओरिजिन से ये हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस पर है 3 की डिस्टेंस पर है तो कोऑर्डिनेट 3,0 हो जाए। यहाँ पर देखो ये y एक्सिस पर आ रहा है y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई पर है 4 की 0,4 बस अब आपको फॉर्मूला लगा देना है XCM वाला m1 x1 पहला मास कितना है इसको पहला मास मानेंगे इसको दूसरा मास मानेंगे इसको तीसरा मास मानेंगे। चलो पहला मास कितना है 10 kg 3 1 इसको मानेंगे बेटा 3 वाले को नहीं मानेंगे ये है ये पहला मास 1 kg है दूसरा मास ये 1.5 kg है और तीसरा मास 2.5 kg है। चलो पहला मास 1 kg और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0 दूसरा मास कितना है ये वाला दूसरा मास कितना है 1.5 इंटू 3 3 तीसरा मास 2.5
इंटू इंटू ना, इसका जीरो इंटू जीरो होगा, सॉरी इंटू जीरो होगा अपॉन इन तीनों मासेस का एडिशन 1 किलोग्राम वाले का 1.5 का 2.5 तीनों का एडिशन करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 3 क्या 5, 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5 करूंगा तो मैं ये 5 आ जाएगा तीनों का एडिशन। भैया ये वाला तो जीरो हो गया, ये वाला तो जीरो हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर के 4.5 हो जाएगा अपॉन 5, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 45 अपॉन 50 हो जाएगा, यानी कि सॉल्व करेंगे 9 अपॉन 10 हो जाएगा, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 0.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से YCOM निकाल लो, M1 Y1 पहला मास इंटू उसका Y कोऑर्डिनेट कितना 1 इंटू जीरो प्लस 1.5 इंटू 5 इंटू जीरो हाँ प्लस इंटू जीरो प्लस हाँ टू हाँ कर पॉइंट देते हैं 2.5 इंटू 4 हाँ, और इन तीनों का एडिशन अभी हमने कर रखा है 5 आ जाएगा। भैया ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो होगा, ये करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 10/5 कितना हो जाता है बेटा, 2 हो जाता है। क्योंकि सेंटीमीटर्स में चल रहा था तो ये भी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि भैया 6 सेंटीमीटर राइट आएगा, 2 सेंटीमीटर अबव आएगा, नहीं ये कह रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस में गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर 0 सेंटीमीटर राइट कह रहे हैं, 0.9 सेंटीमीटर अबव नहीं, ये वाला जो ऑप्शन है 0.9 ऑप्शन थोड़ा सा एरर है, मैं इसको सही कर रहा हूँ, ठीक है। 0.9 सेंटीमीटर राइट, इस से 0.9 सेंटीमीटर राइट और 2 सेंटीमीटर अबव, तो x कोऑर्डिनेट 0.9 है, यानी कि राइट साइड जाना पड़ेगा 0.9, और y कोऑर्डिनेट 2 सेंटीमीटर है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमको कितना जाना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर अबव। यहाँ पर कहीं जो कि 0.9 और ये यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर कहीं उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट 0.9, 2 सेंटीमीटर आ जाएंगे। बात समझ में आई क्या बेटा? यस सर सर ये मैंने यहाँ 11 के दिया हुआ है बेटा ये ऑप्शंस में मिसप्रिंट है, ये पता नहीं क्या इन्होंने 9, 10, 11, 12 करके ऐसे रखा हो, ये गड़बड़ है, ऑप्शंस में मिसप्रिंट है, उसको ध्यान नहीं। ओके हाँ इसी वजह से ही तो ये भी गड़बड़ आ रहा है, 0.9 आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा आ जाएगा भाई। अब अगर हम बात करें तो हमने बता दिया भाई सेंटर ऑफ मास किसका, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, और उस पे बेस्ड आपने कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए। अब अगर हम बात करें कि सेंटर ऑफ मास, अगर उसी तरीके से अगर हम आपको सेंटर ऑफ मास की बात कर लें कि दो पार्टिकल्स हैं और उन दो पार्टिकल्स की बात कर लूं कि एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, दोनों आपस में r डिस्टेंस पर है, तो सबसे पहला काम आपको वही सेम चीज कर रहा हूं, लेकिन ये इसलिए करवा रहा हूं कि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, दो पार्टिकल के मास का सेंटर ऑफ मास निकालना, इसलिए r डिस्टेंस पर है। तो ये कोऑर्डिनेट मान लिया, इसके और जो कोऑर्डिनेट्स जाएंगे 0,0, यहाँ से हॉरिजॉन्टल r चल रहा है तो r, और y एक्स एक्सिस पर है तो इसके y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, तो जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अब देखो एक्स एक्सिस पर ही है तो जो इनका सेंटर ऑफ मास आएगा वो भी कहीं इन्हीं के बीच में एक्स एक्सिस पर ही यहीं कहीं आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है जिधर साइड मास ज्यादा होगा ना उसके वो क्लोज आता है, जिधर साइड मास कम होता है उससे वो थोड़ा सा दूर रहता है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मिड में हमेशा नहीं है। हाँ अगर दोनों बिल्कुल इक्वल मास के हैं तो बिल्कुल मिड में आए, अगर एक मास ज्यादा है और एक मास कम है तो जिसका मास ज्यादा है उसके पास रहेगा सेंटर ऑफ मास। मान लो यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, और जब ये सेंटर ऑफ मास हमने देखा एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर जो वाई कोऑर्डिनेट होता है बेटा वो कितना होता है, क्या होता है, जीरो वाई होता है। कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए मेहनत करनी ही नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहले बॉडी का मास m1 और उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, दूसरे बॉडी का मास m2, उसके एक्स कोऑर्डिनेट r हो गया, और उन दोनों के मासेस का एडिशन m1 प्लस m2 हो जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना होगा तो ये हो जाएगा m2r अपॉन m1 प्लस m2। ये वो डिस्टेंस है जो आपने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, पहले मास से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स सेंटर ऑफ मास आपने निकाल लिया, और वो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ गया कैलकुलेट करने के बाद m2r अपॉन m1 प्लस m2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आ जाए। बात समझ में आई क्या? यस सर। बेटा बताओ कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस xcm है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स xcm, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, r माइनस xcom की वैल्यू रख दोगे, r माइनस xcom आपका क्या है m2r अपॉन m1 प्लस m2,
ठीक है, हम यहाँ पे r देख रहे हैं, यहाँ भी r देख रहे हैं, कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, m1 प्लस m2 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, एलसीएम ले लिया मैंने, तो m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपने निकाल लिया कि सेंटर ऑफ मास से जो दूसरी बॉडी की डिस्टेंस है वो आपने यहाँ से यहाँ तक की निकाल ली। जो सेंटर ऑफ मास से दूसरी बॉडी की डिस्टेंस है वो आपने वो यहाँ से यहाँ तक की कितनी निकाल लिया, वो है m1r अपॉन m1 प्लस m2। और जो पहली बॉडी से ये m1 से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस थी वो आपने निकाल लिया, वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पहले आपने निकाल लिया था, वो कितनी थी m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर पहली बॉडी से निकालना है तो m2r अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरी बॉडी से डिस्टेंस निकालना है तो m1r अपॉन m1 प्लस m2। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. थोड़े इस रिलेशन को थोड़ा याद रखना, ये रिलेशन कुछ ज्यादा ही यूज होता है। अब हम बात करें कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी, अभी तक तो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, हम कॉन्टिन्यूअस बॉडी की अब हम बात करेंगे। कॉन्टिन्यूअस बॉडी की अगर मैं बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सबका अपना अपना मास हो। तो अगर मैं यहाँ पर एक ओरिजिन सिस्टम मान लूं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लूं, तो मैंने कहा कि एक ये पार्टिकल है, ये एक छोटा सा पार्टिकल, या मैं कहूँ एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है मैंने इस बॉडी का। इस एलिमेंट का मास, छोटे से एलिमेंट का मास dm है, और इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को मिलाकर मैंने बोल दिया कि पोजीशन वेक्टर उसका r हो गया। ठीक है, r ना मान करके r1 ले लिया। उसी तरीके से दूसरा पार्टिकल यहाँ पर, दूसरा एलिमेंट dm2 ले लिया, इसका पोजीशन r2 है। तीसरा पार्टिकल यहाँ पे मैंने dm ले लिया और इसका वो क्या बोलते हैं पोजीशन r3 हो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट होगा जिनका मास dm होगा और जिनका पोजीशन हमने r3 ली। तो ऐसे केसेस में अगर आप करने जाओगे dm r1 प्लस dm r, ऐसे करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, वो होता है r dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये वो रिलेशन है जो आप कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए यूज करोगे। r का मतलब x और y दोनों होता है, यानी कि अगर आपको x को कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो आप लिखोगे x dm इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। उसी तरीके से अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो सेंटर ऑफ मास का, तो आप लिखोगे y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये कैसे बात हो रही है, क्या हो रही है सर, हमको समझ में नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल समझाएंगे, क्योंकि ये एग्जांपल से ही समझिए। एक ये बॉडी ले लिया हमने, एक रॉड ले लिया, ठीक है। अब ये रॉड है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सर स्टूडेंट्स को? Yes, sir. अब ये एक रॉड ले लिया है, इस रॉड का मास m है और इस रॉड की लंबाई, जो टोटल लंबाई है वो l है, ठीक है। इस रॉड का मास m है और टोटल लंबाई l है। अच्छा जी, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। अब चूंकि ये रॉड एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी जो होगा वो एक्स एक्सिस पर ही होगा, और अगर सेक्स मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर होगा, एक्स एक्सिस पर ही होगा, और अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा बेटा? 0. तो हमको वो यहाँ पर इस केस में, इस एग्जांपल में हमको y वाले की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमको x वाले की टेंशन लेनी है। अच्छा, अब टेंशन कैसे लेते हैं? मैं मान लेता हूं कि भैया y की जरूरत नहीं है, तो y वाला मिटा दे रहा हूं। ये मेरा पहला ओरिजिन x कोऑर्डिनेट 0 है और ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l हुई, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट का, इस वाले एंड का जो कोऑर्डिनेट होगा x इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा? l होगा। ये बात समझ में आई क्या, कि एक एंड का कोऑर्डिनेट x इज इक्वल्स टू 0 और दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट x इज इक्वल्स टू l। करेक्ट है क्या? Yes, sir. अच्छा, अब हम जो एलिमेंट की बात कर रहे थे वो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस x इज इक्वल टू 0 से, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इस रॉड का छोटा सा पार्ट एलिमेंट ले लिया जिसका मास dm है और जिसकी लंबाई जो है वो dx लंबाई का है। dx लंबाई का छोटा सा एलिमेंट ले लिया और जिसका मास कितना है dm। अब मास कैसे निकालेंगे इसका? मास निकालने के लिए आपको निकालना होगा मास ग्रेडियंट बोल देते हैं हम इसको, या हम लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं इसको। मास ग्रेडियंट बोलते हैं या इसको हम लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। लीनियर मास डेंसिटी या मास ग्रेडियंट का यूज करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको लीनियर मास डेंसिटी निकालना है, लैम्डा निकालना है, तो आप पूरी बॉडी का टोटल मास लो और पूरी बॉडी की टोटल
लेंथ लो, टोटल मास और टोटल लेंथ को डिवाइड कर दो। टोटल मास हमने शुरू में दे रखा था बॉडी का m है और टोटल लेंथ बॉडी के हमने दे रखा था l है, तो मास ग्रेडियंट इस पूरी बॉडी का कितना आ जाएगा, m/l। m/l का मतलब कि m किलोग्राम अपॉन l मीटर। एक एग्जांपल है, कोई भी और भी यूनिट हो सकती है, यानी कि ये पर यूनिट लेंथ मास को बता रहा है। पर यूनिट लेंथ मास को बताने का मतलब, फॉर एग्जांपल के मैं समझा रहा हूं कि 1 मीटर लेंथ का मास, 1 मीटर लेंथ का मास जो है बेटा वो कितना है, m/l है किलोग्राम में, करेक्ट। इसका मतलब ये होता है मास पर यूनिट लेंथ का मतलब कि 1 मीटर लंबाई का जो मास होगा वो m किलोग्राम होगा, m/l किलोग्राम होगा। या अगर आसानी के लिए मैं समझा दूं, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं बेटा कि एक रॉड है जिसकी लंबाई जो है 10 मीटर है और इस पूरी रॉड का मास जो है वो है 4 किलोग्राम। अब मैं आपसे पूछूं कि जरा लैम्डा निकालो, मास पर यूनिट लेंथ निकालो। मास पर यूनिट, टोटल मास कितना है 4 किलोग्राम, टोटल लेंथ कितनी है बेटा 10 मीटर। इसको सॉल्व करूंगा तो 0.4 हो जाएगा, किलोग्राम का किलोग्राम हो जाएगा और नीचे मीटर का मीटर हो जाएगा। 4.4 किलोग्राम पर मीटर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर रॉड का मास जो है वो कितना है 0.4 किलोग्राम। यानी कि अगर ये यहां से यहां तक 1 मीटर रॉड है तो इतने पार्ट का मास कितना हो जाएगा, 0.4 kg। फिर यहां से यहां तक अगर 1 मीटर लंबाई है तो इसका भी मास 0.4। यहां से यहां तक अगर एक सम एग्जांपल दे रहे हैं, ये 10 बार जाएगा, इतना जा नहीं पाए। 0.4 किलोग्राम ने इतना बड़ा डायग्राम बनाया, तो 1 मीटर रॉड अगर ले लिया तो उसका मास कितना है 0.4 है। तो जो मास ग्रेडियंट 0.4 आया था, लैम्डा 0.4 आया था, उसका मतलब क्या है कि 1 मीटर रॉड का मास 0.4, 0.4 का मतलब क्या, लैम्डा मास ग्रेडियंट यानी कि लीनियर मास डेंसिटी। तो 0.4 की जगह हमने लैम्डा किलोग्राम रख दिया। अगर मैं आपसे 2 मीटर रॉड का मास पूछूं तब क्या लिखोगे बेटा, 0.8। लैम्डा के टर्म्स में बताइए, ठीक है, लैम्डा के टर्म्स में बताइए। लैम्डा के टर्म्स में बताने का मतलब कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, लैम्डा मतलब 0.4। अब आपने पूछ, अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप 2 मीटर रॉड का मास हमको बताएंगे, तो अगर 1 मीटर रॉड का मास लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू दिमाग में रख लो 0.4 है, लेकिन बोलने के लिए लैम्डा बोलो, तो 2 मीटर रॉड का मास कितना हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें हमने क्या किया, हाँ हमने क्या किया है, इस 1 मीटर में 2 इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इधर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के 2 मीटर हो जाएगा, और 2 इंटू लैम्डा मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 2 लैम्डा किलोग्राम। उसी तरीके से अगर मैं 3 मीटर का पूछूं बेटा, 3 लैम्डा। अगर उसी तरीके से dx मीटर का पूछूं तब dx लैम्डा। dx लैम्डा हो जाएगा। तो ये लैम्डा का मतलब होता है कि ये हमको जो लैम्डा होता है वो क्या देता है, 1 मीटर रॉड की लंबाई। तो अगर मुझे 2 की चाहिए होगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा में, 3 की चाहिए होगी तो 3 से, 4 की चाहिए होगी तो 4 से, 5 की चाहिए होगी तो 5 से, और अगर मुझे dx मीटर लंबाई की चाहिए होगी तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वापस से आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये हमारे पास एक रॉड थी जो अलोंग एक्स एक्सिस हमने रखा था और ये वाई एक्सिस की जरूरत नहीं थी, तो ये आपका x इक्वल्स टू 0 हो गया था, ये x इक्वल्स टू l हो गया था। इसका जो लैम्डा आ रहा था वो m/l आ रहा था, और इस रॉड की लंबाई हमने l दे रखी थी और इस रॉड का मास हमने m दे रखा था। x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया था जिसकी लंबाई dx थी और इसका जो मास था छोटा सा dm था। अच्छा, लैम्डा का मतलब क्या होता है, लैम्डा का मतलब होता है 1 मीटर रॉड का मास जो है, 1 मीटर रॉड का मास जो है वो लैम्डा किलोग्राम। तो dx मीटर रॉड का मास कितना हो जाएगा, dx मीटर रॉड का मास कितना हो जाएगा बेटा, dx लैम्डा। dx इंटू लैम्डा किलोग्राम। अब हाँ, वेरी गुड, शाबाश। इसी को हम क्या बोलते हैं, छोटे से एलिमेंट का मास हमने dm बोला था, वो छोटे से एलिमेंट मास dm की वैल्यू आपने निकाल ली और वो कितनी आ गई, dx इंटू लैम्डा किलोग्राम आ गया। एक किलोग्राम समझाने के लिए हमेशा किलोग्राम नहीं रहेगा, कभी हो सकता है ग्राम में बात हो, छोटे यूनिट्स में बात हो, कभी हो सकता है टन्स में बात हो, बड़े यूनिट्स में बात हो, बट ओवरऑल स्टैंडर्ड यूनिट हमारी किलोग्राम हो। अब आपको सर ने बताया था कि भैया सेंटर ऑफ मास अगर कॉन्टिन्यूअस की बॉडी निकालना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, हमें ये निकालना होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, जो एलिमेंट है कितनी डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, कितना नाम दिया, क्या नाम दिया था ये डिस्टेंस का हमने,
एक्स दिया था, एक्स पूरी लंबाई एल थी। इस एलिमेंट का ओरिजिन से लंबाई कितनी है, एक्स इज इक्वल टू 0 से लंबाई कितनी माना था हमने, ये जो छोटा सा एलिमेंट था, इस एलिमेंट को मैंने बोला कि इस ओरिजिन से एक्स लंबाई पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट माना है। तो वैसी बात को दोबारा पूछ लिया, उल्टे लफ्जों में पूछ लिया मैंने कि इस एलिमेंट की ओरिजिन से कितनी लंबाई माना है, dx नहीं, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है ये पूछ रहा हूँ एक्चुअल में। dx क्या है, इस एलिमेंट की एक्चुअल लंबाई है, और ये जो एलिमेंट है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर माना है मैंने, x एक्स दूरी पर, एक्स डिस्टेंस पर, बस एक्स को हमने एक्स लिख दिया। डीएम अभी हमने निकाला है कि उस छोटी से डीएक्स लंबाई का, जो डीएक्स मीटर का एलिमेंट है, उस छोटे से डीएक्स लंबाई के एलिमेंट का जो मास है वो डीएक्स लैम्डा है, तो मैंने डीएक्स लैम्डा लिख दिया अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम उस डीएम की वैल्यू अभी हमने निकाला है, डीएम उस छोटे से एलिमेंट का मास, छोटे से एलिमेंट डी का मास डीएम कितना है, वो है डीएक्स इंटू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहां से आपने क्या बताई थी, एम बाई एल बताई थी, तो हमने रख दिया भैया एक्स डीएक्स एम बाई एल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स को डीएक्स लिख देंगे और लैम्डा की वैल्यू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ एम बाई एल यहाँ पर रख देंगे। बात समझ में आई क्या? yes sir बस मैंने लेवल भैया, एम तो मास तो बॉडी का कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी एम और एल कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास एम बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स बचा रह जाता है अपॉन एम बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बचा रह। अब बात करते हैं एक्स डीएक्स की, जो हमारा वैल्यूज है, जो डीएक्स के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, तो ये जो एक्स है डिस्टेंस है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, रॉड की लंबाई कहाँ से शुरू, जो रॉड की लंबाई शुरू हो रही, जो पहला एलिमेंट होगा वो बिल्कुल यहाँ पर होगा, और जो आखिरी एलिमेंट होगा वो बिल्कुल यहाँ पर होगा। बीच में बहुत सारे एलिमेंट होंगे और उन सारे एलिमेंट का हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। लेकिन हमारा एलिमेंट शुरू कहाँ से हो रहा है, पहला एलिमेंट कहाँ पे शुरू हो रहा है भैया, ये वाली जो डिस्टेंस है x इज इक्वल टू, ये वाला जो पॉइंट है x इज इक्वल टू, और जो आखिरी एलिमेंट यहाँ पर बनेगा वो कौन सी डिस्टेंस पर होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, x इज इक्वल टू एल पर। हाँ, तो लोअर लिमिट जो शुरू हो रहा है वो 0 से, अपर लिमिट जो खत्म हो रहा है एल पर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एल पर, ये हम निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास। भैया ऊपर से एम बाई एल, नीचे से एम बाई एल कैंसिल हो जाएगा, तो हम उसको छोड़ देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, 1 नहीं बोलना कोई भी, x square by 2 हाँ एक्स स्क्वायर बाई 2, डिफरेंशिएट नहीं करके बता देना, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसमें हमको लिमिट डालना है 0 से लेकर के एल तक। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसको हमको वो करना है, इंटीग्रेट करना है 0 से। अब अगर मैं इसमें अपर लिमिट l डालूंगा तो l स्क्वायर होगा, फिर माइनस लिखूंगा, लोअर लिमिट 0 डालूंगा तो 0 स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे क्या है हमारा अपर लिमिट l और लोअर लिमिट 0, l माइनस 0। अब अगर हम बात करें बेटा l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो l स्क्वायर ही बचेगा और नीचे 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या है l बचेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो और रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपॉन एल हो जाए, ऊपर से एल और नीचे से दो पावरों में से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और एक एल बचा रह जाएगा, यानी कि ऊपर एल बच गया और नीचे 2 बच गया, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इस कॉन्टिन्यूअस बॉडी का वो एल बाई 2 की डिस्टेंस पर होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम बात करें कि अगर हमारे पास रॉड कुछ यू थी जिसकी लंबाई एल थी, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा इस कॉन्टिन्यूअस बॉडी का वो जस्ट हाफ पर होगा। अब आप कहोगे सर हम यहाँ पे डायरेक्टली भी तो बता सकते थे कि एक सिमेट्रिकल बॉडी है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी कि मिड पॉइंट पर इसका होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने यहाँ से सीखा कि कॉन्टिन्यूअस बॉडी का हम यूज करके, इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे हम सेंटर ऑफ मास को निकाल लेते हैं, जो कि आसानी से आप सिमेट्रिकल बॉडी के लिए ज्योमेट्रिकल सेंट्रिपल बोल सकते थे, लेकिन अगर बॉडी आसानी से यानी कि यूनिफॉर्म बॉडी नहीं हो तब हम क्या करेंगे, तब हम कैसे निकालेंगे? क्या मतलब हो रहा है, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि भैया एक रॉड है जो कि यूनिफॉर्म लेंथ की नहीं है, यानी कि यहां से यहां तक अगर मैं 1 मीटर ले रहा हूं तो उसकी लंबाई 2 किलोग्राम है, फिर अगला 1 मीटर जो ले रहा हूं उसकी लंबाई 6 किलोग्राम है, यहां से यहां अगला 1 मीटर ले रहा हूं तो उसकी लंबाई जो है 8 किलोग्राम है, और अगला 1 मीटर जो ले रहा हूं उसकी लंबाई जो है 12 किलोग्राम है। यानी कि जैसे जैसे मैं इस x इज इक्वल टू 0 से दूर जाता जा रहा हूं उसका मास सेम अमाउंट में बढ़ रहा है कि ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है?
ज्यादा अमाउंट। ज्यादा अमाउंट। तो ऐसी रॉड को हम बोलते हैं बेटा कि ये रॉड जो कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मतलब उसके हर 1 मीटर रॉड की लंबाई जो है वो डिफरेंट है। 1 मीटर रॉड की लंबाई 2, फिर अगले 1 मीटर रॉड की 6, फिर अगले 1 मीटर रॉड की 8, फिर अगले 1 मीटर रॉड की 12, फिर अगले 1 मीटर रॉड की जो लंबाई है वो मान लेते हैं कितना है, 16 है। तो वो कुछ हिसाब से बदलती है। अब ये जो हिसाब है चेंज होने का वो आपको दे दिया जाता है कि किस हिसाब से ये जो बॉडीज है, किस हिसाब से ये जो रॉड है वो बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रॉड दे देता हूं और मैंने बोल दिया कि भैया जो इसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है ना वो आपको दे दिया गया है। और वो कैसे दिया गया है, वो R इंटू एक्स के फॉर्म में दिया गया है। R इंटू एक्स के फॉर्म में, यानी कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी लैम्डा बढ़ता जाएगा। यानी कि पर यूनिट पर मीटर किलो पर मीटर मास जो है रॉड का बढ़ता जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो लैम्डा आर हो जाएगा। 2 मीटर रखोगे तो एक्स लैम्डा की वैल्यू जो है 2r हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 3 रखोगे तो 3r हो जाएगी। जैसे जैसे आप आगे डिस्टेंस पर जाते जाओगे वैसे वैसे लैम्डा चेंज होता जाएगा, यानी 1 किलोग्राम का मास बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 1 किलोग्राम का मास r है, यहाँ पे 1 किलोग्राम का मास 2r है, यहाँ पे 1 किलोग्राम का मास 3r है। ये एक समझाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वरना ये एक इक्वेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जैसे जैसे x बढ़ाओगे लैम्डा बढ़ता जाएगा, पर किलोग्राम का मास बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। अब बेटा जी देखिए कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड का कैसे मामला होगा। अब आपको क्या करना है कि हमने कहा कि इस रॉड की जो ये वाली पॉइंट होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे x इज इक्वल टू 0 और ये वाले कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो x इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, l हो जाएगा। और ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। कैसे पता चलेगा कि जो उसका मास ग्रेडियंट है, या आप कह सकते हैं जो इसका लीनियर मास डेंसिटी है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं दिया गया है, या आपने खुद से डायरेक्टली फिक्स्ड वैल्यू m/l करके नहीं निकाला गया है, वो एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है। अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है वो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। अब हमने क्या कर लिया कि x डिस्टेंस पर हमने एक एलिमेंट मान लिया, x दूरी पर एक एलिमेंट मान लिया इस रॉड में। इस रॉड के एलिमेंट की लंबाई हमने dx मान ली। अब आपको पता है कि 1 मीटर रॉड की लंबाई जो है बेटा वो कितनी है, 1 मीटर रॉड का मास जो है, 1 मीटर रॉड का मास जो होता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। करेक्ट? लैम्डा। तो dx मीटर रॉड की लंबाई कितना, मास कितना हो जाएगा, dx मीटर रॉड का मास कितना हो जाएगा, dx लैम्डा। dx लैम्डा हो जाएगा। वेरी गुड। अब आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर रखा गया है, तो वर्टिकल का तो कोई रोल नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट की बात ही नहीं करेंगे, वो 0 हमें ऑलरेडी पता है। और कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ मास निकालने का रिलेशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm। अब हमको पता चल गया है उस छोटे से एलिमेंट मास, उस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा मास dm हमने अभी अभी निकाल लिया है, और x को x रख देंगे, dm हमको ने निकाल लिया है, dm कितना है, dx इंटू लैम्डा है अपॉन। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू हमने दे रखा था, क्या इक्वेशन में दे रखा था rx, तो अब हम क्या करेंगे, लैम्डा की जगह क्या लिख देंगे, rx। नीचे इंटीग्रेशन ऑफ dm था, इंटीग्रेशन ऑफ dm, लेकिन dm तो हमने निकाल रखा है dx लैम्डा, तो हम यहाँ पे रख देंगे dx इंटू लैम्डा। लेकिन लैम्डा तो हमको दे रखा था rx, तो यहाँ पे हम रख देंगे rx। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। अब ये जो रॉड शुरू हो रही है वो किस पॉइंट से शुरू हो रही है और वो किस पॉइंट तक खत्म हो रही है, उसकी लोअर लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से और कहाँ पर खत्म हो रही है, l पर। L पर, 0 से L पर। आपको दिख रहा है R एक कांस्टेंट है, R एक ऐसे ही रैंडम नंबर दे दिया गया है, कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और R एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो अब अगर मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा तो वो हो जाएगा R इंटीग्रेशन ऑफ x dx x, x x मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बेटा, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर dx हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या बचेगा भैया, r बाहर कर लोगे, x और dx बचेगा, r बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। लिमिट अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, बाद में फाइनल लिमिट लिख। अब आप ऊपर से r नीचे से r कैंसिल कर दोगे, जब आप ऊपर से r नीचे से r कैंसिल कर दोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x dx बच जाएगा। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का जो रिलेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x dx बच जाएगा। अब आप बताओ x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x क्यूब बाई 3 बाई 3 हो जाएगा, और x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x के बाई x क्यूब बाई 2। स्क्वायर बाई 2। लिमिट है 0 से लेकर के L तक, और आपने पीछे भी अभी लिमिट बताया था 0 से L तक। इसमें मैं ऊपर में लिमिट रखूंगा L क्यूब, और फिर माइनस और 0 क्यूब रखूंगा, तो L क्यूब माइनस 0 क्यूब कितना हो जाएगा, l क्यूब
L³/3। सिमिलरली यहाँ पर लिमिट रखूंगा तो क्या वैल्यूज बन करके आएगी? L square. 4/2 L²/2। ठीक है, अब ये पलट करके मल्टीप्लाई हो जाएगा L³/3 इंटू 2/L²। रेसिप्रोकेट होके में यहाँ से पूरा 2 पावर, यहाँ पे 3 में से 2 पावर खत्म हो जाएगी, एक L बचा रह जाएगा। तो ऊपर L बचा रह गया, 2 बचा रह गया, मल्टीप्लाई होकर के 2L हो गया, नीचे 3 बचा रह गया, 3 हो गया। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इस रॉड का वो हॉरिजॉन्टली जो हमारा ओरिजिन है उससे कितनी डिस्टेंस पर होगा भाई? 2L/3 की डिस्टेंस पर होगा। 2L/3 का मतलब समझ रहे हो? 0.66 के अराउंड ये है। यानी कि अगर ये x = 0 है, यहाँ पर L है, तो यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा जो कि 0.5 वाली डिस्टेंस से ज्यादा होगा। 0.5 L डिस्टेंस ये होगी और ये 0.66 L डिस्टेंस यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 2L/3, y कोऑर्डिनेट है ही नहीं इसका तो 0, z कोऑर्डिनेट पे भी नहीं रखा है तो z कोऑर्डिनेट भी इसका 0 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ, तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी का जो हमारा कॉन्टिन्यूअस बॉडी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूअस बॉडी का यूज करते हो। पहला वाला तो बहुत आसान है, आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हो, लेकिन जो कुछ अलग है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका जो वेरिएबल मास की है, जिसका लीनियर मास डेंसिटी फिक्स नहीं है, वो आपको थोड़ा अलग तरीके से देख के बताना। अब मैं थोड़ा सा कुछ जो पैटर्न जो सिमेट्रिकल शेप्स हैं उनके सिमेट्रिकल शेप्स की अगर मैं बात करूं, सिमेट्रिकल शेप्स की बात करूं तो सिमेट्रिकल शेप के जो भी सिमेट्रिकल शेप्स के सेंटर ऑफ मास होते हैं वो उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं बेटा, तो रेक्टेंगल का जो सेंटर होता है जहां पे दोनों डायगोनल्स मैच करते हैं वही उसका सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास। अगर ये L लंबाई का है बेटा और ये B लंबाई का है, और अगर मैंने कहा कि ये मेरा जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने मान रखा है, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मान रखा है, ये 0 0 है, तो आप मुझे बता सकते हो क्या इस कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर ये पूरी डिस्टेंस L है तो? L/2. L/2। ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर ये पूरी डिस्टेंस B है तो? B/2. L/2, B/2 आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए सेंटर ऑफ मास के। सिमिलरली बेस पर, एकदम सिमिलर बेस पर, अगर मैं ये पहला हमारा था रेक्टेंगल और दूसरा अगर हम बात करें काहे की स्क्वायर की भी, तो सेम चीज यहाँ पर भी हो जाएगा कि जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा जहां पे डायगोनल्स मैच कर रहे हैं वहां पर हो जाएगा। अगर इसकी ये लेंथ A है तो इस कोऑर्डिनेट को बता सकते हो कितना हो जाएगा? अगर मैं बोल देता हूँ कि ये हमारा ओरिजिन A/2, A/2 हॉरिजॉन्टली भी A/2 चलना पड़ेगा, वर्टिकली भी A/2 चलना पड़ेगा, तब हम कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच जाएंगे, सेंटर ऑफ मास पर पहुंच जाएंगे। अगर मैं बात करूं तीसरा शेप, सेंटर सर्कल की बात करूं, तो जो सर्कल का सेंटर होता है वही उसका क्या हो जाता है बेटा? वही उसका ये हो जाता है, सेंटर ऑफ मास हो जाता है। अगर ये रेडियस R है और मैं कुछ ऐसे बोल रहा हूं बेटा कि ये मैंने मान लिया है ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका ओरिजिन ये है, तो क्या आप मुझे इस कोऑर्डिनेट, इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? हॉरिजॉन्टली यहां से यहां तक कितना चलना पड़ेगा? R. R। और वर्टिकली यहां से यहां तक कितना चलना पड़ेगा? R. R। तो यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट बता दिया, R, हो जाएगा। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes sir. अब थोड़ा सा हम नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कोई एक बॉडी है हमारे पास, उस एक बॉडी में से हमें क्या करना होता है कि किसी एक पार्ट को रिमूव कर देंगे हम, उस बॉडी में से इतना पार्ट हम रिमूव कर देंगे। कुछ डिटेल्स दिया जाएगा कि किस टाइप से हमने इसको रिमूव किया है, तो जो अब बचा हुआ पार्ट है उसका नया सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है। ऐसे केसेस में हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला वही लगाएंगे, बस करेंगे क्या कि पहले पूरी बॉडी का हम मास लेंगे और उसकी पोजीशन लेंगे सेंटर ऑफ मास की। पहले पूरी बॉडी किस शेप की थी? एक स्क्वायर शेप की थी, तो उस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पर होगा। और जो पार्ट हमने काट के निकाला है उसको दूसरी बॉडी, यानी कि हमारे पास दो बॉडीज, एक पहले तो पूरी बॉडी लोगे 1 और दूसरी जो काट के निकाला है उसको लोगे बॉडी 2। इसको एक पूरा सेंटर ऑफ मास इसका जहां पर है पूरी पहली बड़ी बॉडी का, उसको मान लोगे एक पार्टिकल और उसके कोऑर्डिनेट लिख लोगे कि इसके कोऑर्डिनेट जो भी है x1 y1। और जो आपने काट करके निकाला है, रिमूव करके निकाला है, उसको बॉडी 2 मान लोगे और उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे x2 y2।
जो भी कोऑर्डिनेट्स निकालोगे वो इस ओरिजिन से जो आपने मान रखा है उससे निकालो बस। और फॉर्मूला आपने क्या रखना है, पहले पार्टिकल, इसको पूरी बॉडी को एक पार्टिकल मान लिया है सेंटर ऑफ मास के फॉर्म में, उसका मास रखोगे और उसके एक्स कोऑर्डिनेट रखोगे। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है जो आपने काट करके निकाला है, कट करके निकाला है, उसका जो मास रखोगे ना बेटा, उसके मास को आप नेगेटिव रखोगे। जो भी इसका मास है m2, उसके मास को आप नेगेटिव रखोगे और उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो लिख दोगे अपॉन पहली बॉडी का मास m1 और दूसरी बॉडी का मास ऐड तो करने जाओगे, लेकिन यहां पर आपने उसको काट करके निकाला है, रिमूव करके निकाला है। अगर आप उसको रिमूव करके निकालोगे तो उसका जो मास लोगे वो आप नेगेटिव लोगे, तो m1 माइनस m2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। क्या मतलब हुआ, कैसे करेंगे, चलो एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड हम कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, एक सेकंड में देख लो। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन किया गया है कि भैया एक सर्कुलर डिस्क थी जिसकी रेडियस ए थी। अच्छा, ये रेडियस ए रेडियस का हमने डिस्क लिया, उसमें से हमने क्या किया है, एक सर्कुलर होल काटा है, उस सर्कुलर होल की जो रेडियस है वो बेटा a/2। अच्छा ठीक है, जो सेंट्रॉइड होगा वो रिमेनिंग पार्ट का कहां होगा भैया, जो भी सेंट्रॉइड होगा बचे हुए पार्ट का, वही क्या कहलाएगा, हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। यानी कि दूसरे वर्ड्स में सेंट्रॉइड बोल रहे हैं और डायरेक्टली हमें समझना है कि ये सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाऊं कि हमारा जो बॉडी का शेप है वो कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, कुछ ऐसा है, करेक्ट। जो बचा हुआ कट के निकला हुआ पार्ट है वो कुछ ऐसा है, करेक्ट। Yes, sir. तो कुछ ऐसा शेप है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट है और एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, क्या दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है क्या? Yes, sir. हाँ, तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट और एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो होना चाहिए वो कहीं इसी एक्स एक्सिस पर ही होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? यस सर। अगर एक्स एक्सिस पर है बेटा तो वाई, अगर सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर होगा तो उसके वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हमको वाई कोऑर्डिनेट की टेंशन नहीं लेनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काट के निकाला गया है तो नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट लगाने से पहले हम पहले इसका निकाल लेंगे सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, जैसे आपने लैम्डा निकाला था मास पर यूनिट लेंथ, वैसे आप सिग्मा निकालोगे मास पर यूनिट एरिया। ये कहलाता है सरफेस मास डेंसिटी या एरिया मास डेंसिटी कहलाता है, सरफेस मास डेंसिटी या एरिया मास डेंसिटी। क्या आप वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी या जिसको हम एक्चुअल डेंसिटी बोलते हैं वो भी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं रो, जिसको एक्चुअल में डेंसिटी बोलते हैं टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये तो हम पहले से ही निकालते हुए आ रहे हैं क्लास 9 से। यहाँ पे हमने एरियल मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी भी सीख लिया और उससे पहले हमने लीनियर मास डेंसिटी यानी कि टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ भी पीछे हमने सीखा। अब चूंकि ये एक सर्कुलर डिस्क है, यहाँ पे एरिया दिख रहा है, एरिया डोमिनेंट है, तो एरिया की बात करेंगे। एक रॉड होती तो उसकी लेंथ दिखती, लंबाई दिखती, तो लीनियर मास डेंसिटी की बात। अगर यही एक स्फेयर होता, एक बड़ा सा बलून होता, मेटल की बॉल होती, तो वहां पे कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है, लाइन लेंथ डोमिनेंट है कि उसका एरिया डोमिनेंट है कि उसका वॉल्यूम डोमिनेंट? तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाता, सरफेस मास डेंसिटी लगता, लीनियर मास डेंसिटी लगता कि वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी लगता? Linear mass. बेटा अगर एक स्फेयर होगा ना तो उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम जो होगा वो आपके सामने डोमिनेंट फैक्टर होगा, ना कि एरिया। सिर्फ एरिया नहीं है, उसकी एरिया भी है, साथ में उसकी लंबाई भी है, और देखा जाए तो उसका वॉल्यूम एक्चुअल में यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर बन जा रहा है तीनों, क्योंकि उसका वॉल्यूम साफ साफ दिख रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो अगर एक बड़ा सा मेटल का बॉल लूंगा ना, एक मेटल का बॉल लूंगा, एक बड़ी सी मेटल की बॉल लूंगा, तो यहाँ पर आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी? वॉल्यूमेट्रिक मास वॉल्यूमेट्रिक। हाँ, अगर एक डिस्क ले लिया मैंने, मान लो कि मेरे पास एक डिस्क अगर है तो नहीं यहाँ पे एज सच कोई डिस्क, ठीक है, तो अगर मैं कह देता हूँ कि चलो, अगर मैं कह देता हूँ कि चलो मेरे पास ये एक एक्सटेंशन रॉड है और ये एक डिस्क शेप की है, तो यहाँ पे हालांकि इसको पतला होना चाहिए, लेकिन अगर ये एक पतली सी मेरे पास एक्सटेंशन रॉड है बेटा, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा? क्या उसकी लेंथ डोमिनेंट होगी, क्या उसका एरिया डोमिनेंट होगा, क्या उसका वॉल्यूम डोमिनेंट होगा? एरिया डोमिनेंट।
हाँ एरिया होगा तब आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, तब आप लगाओगे सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, ये बात अब आपको समझना है, जेई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपको समझ। तो यहाँ पे तो एक डिस्क है, तो डिस्क में हम सरफेस मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सरफेस मास डेंसिटी जो हमारा सिग्मा होता है वो कहता है टोटल मास बॉडी का m, और इस पूरी बड़ी वाली जो सर्कल था काटने से पहले, कट करने से पहले इस सर्कल का, इस सर्कुलर डिस्क का जो एरिया होगा वो कितना होगा अगर उसकी रेडियस a है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर के मतलब पाई पाई ए स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ रेडियस a स्क्वायर है, a है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। बड़ी वाली का आप किसका कह रहे थे, तो इसी का ही कह रही थी, पाई स्क्वायर। पाई ए आप स्क्वायर। सीधा ए पुट कर देना। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अब इसका मतलब क्या होता है, मास रख दिया आपने किलोग्राम, यहाँ पे नीचे एरिया रख दिया मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास जो है बेटा वो है सिग्मा। तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू सिग्मा। 2 सिग्मा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं छोटा सा एरिया ले लेता हूं, डीए मीटर स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ये सिग्मा। डीए सिग्मा हो जाएगा। 2 का, 3 का, 4 का, ये इसका एक्चुअल में मतलब होता है। एक मिनट जरा मैं इसको चेक कर लूं, 24, एक मिनट दो बेटा मुझे जरा। अच्छा जी, बस अब आपको क्या करना होगा, ये क्या हो गया, एक सेकंड। हाँ बस अब आपको क्या करना होगा, अब आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो आपने बता दिया सिग्मा है। अब ये बताओ जो आपने कट किया है सर्कल उसका एरिया कितना होगा, ये जो सर्कल है इसका एरिया, जो कट करके सर्कल निकाला है उसका एरिया कितना होगा, अगर उसकी रेडियस a/2 है तो एरिया कितना होगा इसका, पाई a/2 स्क्वायर। a/2 का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो पाई a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास पाई a स्क्वायर अपॉन 4 है एरिया। ठीक है, अरे कहाँ चला गया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया सिग्मा है, तो मेरे पास पाई a स्क्वायर अपॉन 4 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, पाई इसके a/4 इंटू सिग्मा। इंटू सिग्मा। अच्छा सिग्मा की वैल्यू हमने निकाल रखा है क्या, पीछे सिग्मा हमने निकाल रखा था क्या, m बाई पाई या पाई पाई a। इसके हाँ तो m बाई पाई a स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ऊपर से पाई नीचे से पाई कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। अच्छा हम एक काम डायरेक्ट ये भी तो कर सकते थे कि हम डायरेक्ट एरिया लगा लेते, हमें इतना झंझट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पीछे एक कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा रखा है कि डायरेक्ट एरिया डाल करके भी कर सकते हो, लेकिन उसी चीज को मैंने बोला था आगे सिखाऊंगा कि कैसे एरिया डाल के कर सकते थे। तो यहाँ पर आपने मास निकाल लिया m/4। आप एक काम करो, इतना झंझट करो नहीं, डायरेक्ट एरिया निकाल के कर ले। अब हम क्या करते हैं, वापस से आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर जो आप आसानी से लगा सकते हो। पहली बॉडी, बड़ी सी बॉडी जो थी कट करने से पहले की, उसकी बात कर लेते हैं। इसका एरिया कितना बताया था आपने, पाई a स्क्वायर। और जो आपने कट करके निकाला है यहाँ से, जो आपने कट करके निकाला है एरिया यहाँ से, तो उसको सेकंड बॉडी मानेंगे, और उसका एरिया कितना आपने बताया बेटा मुझे, पाई स्क्वायर बाय 4। पाई a स्क्वायर। वेरी गुड शाबाश, x से m। अच्छा जो पहला बॉडी थी बेटा जिसका एरिया आपने हमें बताया कि सर इसका जो एरिया होगा वो पाई a स्क्वायर होगा, इसका हमने क्या किया था कि इसके सेंटर पर हमने क्या मान लिया था, इसके सेंटर को हमने मान लिया था अपना ओरिजिन। यहाँ पर सर्कल के सेंटर को ओरिजिन मानेंगे। अगर सर्कल के सेंटर को मैं ओरिजिन मान रहा हूं तो इस सेंटर ऑफ मास, इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर ऑफ मास यानी कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x,0 नहीं ये यहीं पर ओरिजिन है, यहीं पे सर्कल का सेंटर है। 0,0 हाँ और यहीं पे इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर। 2,0। ना 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 ना, अभी आपने सही बताया था कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, और इसी सर्कल के सेंटर पर ही क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, करेक्ट। एक Yes, सर्कल sir. का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके सर्कल के सेंटर पर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसी सर्कल के सेंटर पर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेता हूं और सेंटर पर ओरिजिन मान लेता हूं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0. 0,0। ठीक, अब मैंने एक यहां से एक सर्कल कट करके निकाला जिसकी रेडियस थी बेटा a/2, तो ये
जो हमारा कट किया हुआ सर्कल है, ये वो कट किया हुआ सर्कल, और जो कट किया हुआ सर्कल का सेंटर होगा वही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कट किए हुए सर्कल का। अब ये जो सर्कल कट किया हुआ सर्कल का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, अगर ये a/2 की रेडियस से कट किया गया है तो a/4। a/4 कैसे हो जाएगा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a/2। a/2 है ना, a/2, और ये y एक्सिस पर है क्या, सेंटर ऑफ मास कट किए हुए सर्कल का y एक्सिस नो, पर है नहीं ना, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x एक्सिस पर है ना ये। 0। हाँ, तो आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, बड़े वाले सर्कल के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन था, ओरिजिन मान करके क्या हो गया, बड़े वाले सर्कल के कोऑर्डिनेट्स 0,0। और जो आपने कट किया है सर्कल उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a/2,0। चलो अब आप सेंटर ऑफ मास के निकाल लेते हैं। यहाँ पे मास नहीं रख करके यहाँ पे हम एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया वाला फॉर्मूला क्या होता था, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2, ठीक है। अब पहले वाले का एरिया आपने बताया था कितना था, पाई a स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, पाई ए स्क्वायर। और x1 इस पहले वाले का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0। अच्छा जो दूसरा वाला सर्कल उसको कट करके निकाला गया है, तो जो भी उसका मास रहेगा पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इस वजह से जो भी उसका एरिया आएगा वो नेगेटिव। अब कैसे होता है मास और एरिया भी बताते हैं, ठीक है। तो जो भी उसका एरिया आएगा वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो मैंने माइनस, हाँ माइनस लिखा, और एरिया कितना है कट किया हुआ हमने जो निकाला है, पाई a स्क्वायर बाई 4। पाई ए स्क्वायर बाई 4 इंटू x2, इसका कोऑर्डिनेट कितना है जो कट a/2। किया, हाँ a/2 अपॉन, ठीक है। दोनों का मास की अब हम बात करते हैं, दोनों के एरिया की हम बात करते हैं बेटा। दोनों के एरिया की अगर मैं बात करूं तो पहले वाले का एरिया कितना है, पाई a स्क्वायर। और दूसरा वाला जो कट करके निकाला गया है वो कितना लिखूं, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव पाई a स्क्वायर बाई 4। ये अब आपका निकल गया भाई, ये पार्ट तो 0 हो गया। ये पार्ट अगर मैं यहां से करूंगा तो ये मल्टीप्लाई होकर पाई ए स्क्वायर बाय 4 था, a/2 था, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई ए क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा, नेगेटिव पाई ए क्यूब अपॉन 8। यहाँ पाई ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर बाई 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 उधर जाएगा, तो 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और 4 पाई ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 3 पाई ए स्क्वायर, और नीचे 8 हो जाएगा, 3 पाई ए स्क्वायर, और नीचे 4 हो जाएगा, 3 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। कैलकुलेशन समझ में आया क्या कि ज्यादा हो गया कैलकुलेशन, यस सर। ज्यादा हो गया कैलकुलेशन, समझाऊं, नहीं आ गया। सर, आ गया। अच्छा एक्स सेंटर ऑफ मास, फिर हमारा क्या बचा, माइनस पाई ए क्यूब अपॉन 8, और ये नीचे वाला 3 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 जो है पलट करके 4 अपॉन 3 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा कि 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए क्यूब में से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचा रह जाएगा, ऊपर से पाई नीचे से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा माइनस लिख दिया, ऊपर बचा ए लिख दिया, और ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बचा ये 2 लिख दिया, नीचे बचा ये 3 लिख दिया, और कुछ नीचे मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये माइनस a/6 की डिस्टेंस पर हो जाएगा। कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगा, a माइनस। माइनस का क्या मतलब हुआ सर, माइनस का मतलब ये हुआ कि जो हमने ओरिजिनल सर्कल लिया था उसमें हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था, और कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बोल रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास आया है वो आया है माइनस a/6, यानी कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर a/6 नहीं रहेगा, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर यहाँ कहीं पर a/6 रहेगा, यहाँ कहीं पर। ये जो हमारा हमने माना था ओरिजिन, जो ओरिजिन माना था, हाँ इधर लेफ्ट साइड में रहेगा a/6 पर। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को, यस सर। हाँ। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5 a/6 हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, देख लूं मैं 1 मिनट। ठीक तो है, सही तो आ रहा है, ठीक ठीक, हाँ a/6। लेट मी सी, m/पाई स्क्वायर है ना, m/4 हो जाएगा। अच्छा जी देख लेता हूँ 1 मिनट, m इंटू 0 माइनस m/4, हाँ m/8, मैं एक बार देख लूँ, ma/8 हो जाएगा, और नीचे कितना है भैया इसका मास, m माइनस m/4, 3m/4, हाँ ठीक तो है, ma/8 इंटू 4/3m, 4 2 8, m से m कैंसिल हो गया, a/6, हाँ ठीक है ठीक है।
ठीक है जी बेटा। हाँ, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो a/6 आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? नेगेटिव कॉन्सेप्ट, नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट। यस सर। हाँ बेटा, थोड़ा सा हेक्टिक होगा बट यहाँ से करना। अब इस क्वेश्चन को बस देख लो, मैं करवाऊंगा नहीं, बस तुम लोग वर्ड वर्ड में जल्दी जल्दी मुझे बता दो कि इसमें करना क्या है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि पहले क्या था, यहाँ पर एक बड़ा सा ये था, ये एक बड़ा सा रेक्टेंगल या सर्कल था, आई डोंट नो, आई गेस ये रेक्टेंगल था। इस रेक्टेंगल की इस कोऑर्डिनेट्स को देख के बताओ कि ये लंबाई कितनी होगी। 3 मीटर। ये कोऑर्डिनेट्स देख के बताओ। ये देखो, ये 0 से 2 गया है, एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हुआ है, तो 0 से 2 गया है, तो कितना लंबाई हो जाएगा? 2 मीटर। तो बड़ा वाला जो सर्कल एरिया था वो कितना आ गया भैया? बड़े वाले का एरिया, एक मिनट, ब्लैक हो गया ना, 6 मीटर स्क्वायर। हाँ हाँ, बड़े वाले का जो एरिया जो हो जाएगा वो 6 मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट एरिया रख के करो, मास वास करोगे तो ठीक है, मास वाला भी बता दे रहे हैं, उतना डिफिकल्ट थोड़ा सा हो जाता है लेकिन। अब ये कोऑर्डिनेट देख के बताओ, 1,1 है, 2,1 है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। ये कोऑर्डिनेट देख के बताओ, ये 1,1 है, ये 1,2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। अब ये जो छोटा वाला सर्कल है, ये जो छोटा वाला, ये वाला जो स्क्वायर है, उसकी हम बात करें बेटा, तो पहले तो ये बताओ कि इस बड़े वाला जो बड़ा वाला रेक्टेंगल था उसके हम कोऑर्डिनेट की बात कर ले रहे हैं। इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, यानी यहाँ पर कहीं मिड पर होगा। तो अगर ये 3 मीटर है तो ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कितना का चलना पड़ेगा यहाँ से? अगर ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से कितना चलना पड़ेगा? 1.5। और अगर ये 2 मीटर है तो यहाँ वर्टिकल वाई एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा हमको? 1 मीटर। तो आपने बड़े वाले के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए 1। अब थोड़ा ध्यान दो कि अगर ये यहाँ से 1 मीटर है तो जाहिर सी बात है ये भी एक स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर की हम बात करें तो यहाँ पर कहीं सेंटर पर होगा। तो अगर ये 1 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो गई? 0.5। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा जी? 0.5। 0 नहीं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अब आप लोग को निकालने में थोड़ा सा 1.5 होगी। ठीक है, निकालने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, हम समझ लेते हैं क्या होगा। अब देखो, जो होगा हमारा मामला वो कुछ ऐसे ही होगा कि जो बचा हुआ पार्ट, अगर वैसे भी समझ सकते हो तुम कि ये 1 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर रहेगा और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर रहेगा, यानी कि टोटल 3 मीटर ऐसे ही बनेगा। तो जाहिर सी बात है ये 1 मीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 0.5 होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो तो ज्यादा आसान रहे। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी हो गई? 1.5। अच्छा, अब ये यहाँ से यहाँ तक का तुमने बताया था कि ये वाला जो था हमने काटा था, ये वाला जो हमने कट किया था, ये वाली लंबाई आपने 1 मीटर बताई थी, करेक्ट? यस सर। तो अगर ये वाली लंबाई 2 है, ये वाली 1 है, तो ये वाली लंबाई कितनी हो गई? 1। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी? अगर ये 1 है तो ये इसका आधा, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 0.5। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी हुई कि यहाँ से यहाँ तक 1 हुई, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 1.5 हो जाएगा। तो आपने इसके भी कोऑर्डिनेट सेट कर दिए 1.5, 1.5। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा, बस दोनों के कोऑर्डिनेट सेट हो गए। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा जो ये वाला आपने कट करके निकाला था? यहाँ पर जो आपने कट करके निकाला था, हाँ, जिसके कोऑर्डिनेट 1.5, 1.5 बताया था, और इसके जो कोऑर्डिनेट बड़े वाले के जो आपने कोऑर्डिनेट बताया था उसका बताया था 1.5, 1 बताया था, यही बताया था आपने हमें। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये 1 था, ये 1 था, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा दूसरे वाले का? 1 मीटर। और जो बड़ा वाला था उसका एरिया, अगर ये 3 है, ये 2 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर तो एक्सटीएम की बात करते हैं, पहले वाले का एरिया 6 और उसका 1.5। 1.5। अब यहाँ ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है कि हमने कट करके निकाला है, तो मास जो होगा वो नेगेटिव होगा। मास नेगेटिव होगा, यानी कि मास क्या होता है? मास होता है सिग्मा इनटू एरिया। ठीक है, मास क्या होता है? सिग्मा इनटू एरिया। अभी बताता हूं कैसे होता है। तो जो एरिया होगा वो कट करके निकलेगा, यानी कि एरिया पॉजिटिव लिखना होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। कितना है कट करने वाले एरिया? कितना है? 1। उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1.5। पहले वाले का एरिया 6 और दूसरे वाले का एरिया -1, करेक्ट? यस सर। अच्छा जी, देखो यहाँ से 1.5 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचा रह जाएगा ब्रैकेट में 6 और ये अंदर बचा रह जाएगा -1 और नीचे 6 - 1 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 1.5 6 - 1 कितना हो जाएगा?
5 और नीचे से 5, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही नहीं रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जा रहा है भैया, वही 1.5 जो इसका था वो यहीं पर आ गया, क्योंकि आप साफ साफ देख रहा है कि भैया इसके अबाउट सिमेट्री है। अगर इसके अबाउट सिमेट्री है तो इधर का वाला कोऑर्डिनेट और इधर वाला पार्ट सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब जो भी कोऑर्डिनेट, जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन पर होगा, और इस लाइन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी फिक्स है, और वो कितना है 1.5। यहाँ पर 1.5 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑलरेडी फिक्स। बात समझ में आई क्या क्या कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. बेटा जी एक सेकंड जरा मुझे दो। अब देखो वाई सी एम निकालो। अब आप कहोगे सर वाई सी एम निकालते हैं, पहले वाले का एरिया कितना था, 6. बड़े वाले का 6, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना था 1 1, और दूसरे वाले का एरिया 1 माइनस की प्लस, Minus 1. और उसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कितना आया था, वो भी वही सेम 1.5 1.5, और ऊपर से भैया बड़े वाले का एरिया 6, छोटे वाले का एरिया 1। अच्छा ये 6 into 1 हो जाएगा 6, और ये 1 into 1.5 माइनस 1.5 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। 6 में से 1.5 जाएगा, मुझे लगता है कितना बचेगा 4.5 अपॉन 5 बचेगा, करेक्ट। ये Yes, sir. 45 अपॉन 50 हो जाएगा, ये 9 अपॉन 10 हो जाएगा, या 0.9, जो भी सेंटीमीटर मीटर क्या चल रहा था यहाँ पे, Meter. जो भी मीटर मीटर सेंटीमीटर जो भी चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का जो रेशियो है, डायमेंशन इज शोन, द रेशियो ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लेट इज n/9, इस प्लेट का n/9 था। अच्छा एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास का रेशियो हम निकाल लेते हैं। हमारा एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आया था भैया 1.5 आया था, लिख दिया हमने। 1.5 का मतलब होता है 3/2, लिख दिया हमने, अपॉन वाई सेंटर ऑफ मास कितना आया था 0.9 आया था, 0.9 का मतलब 9/10 हमने लिख दिया, करेक्ट है क्या? Yes, sir. अब इसको हम थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 इंटू ये हो जाएगा पलट के मल्टीप्लाई 10/9, तो 2 5 10 हो जाएगा, ऊपर 3 5 मल्टीप्लाई होके 15 और नीचे 9 हो जाएगा। अच्छा ये आ गया एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास का रेशियो। इन्होंने कहा कि भैया जो एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास का जो रेशियो है वो हम ऑलरेडी दे रखे हैं, दैट इज n/9, तो मैंने यहाँ पर n/9 लिख दिया जैसा इन्होंने क्वेश्चन में दिया था। कैंसिल होकर के जो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी, 15 जाएगा। ये आपका सवाल आया था 2024 शिफ्ट में आया था, 8 अप्रैल में आपको, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था क्या ये, लेंदी, यू कैन कह सकते हो लेंदी क्वेश्चन। अच्छा अब मैं वो बता दूं जो आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। अच्छा ऐसा कैसे होगा, वो जो बार बार मैं आपको बता रहा था, क्या है कि भैया हमने निकाला था कि एरिया जो होता है बेटा, हमने क्या किया कि ये दो पार्ट था ना, ऐसे किया था हमने कहा कि इसका मास निकाल लेते हैं। और मास क्या होता है भैया, अगर मैं मास देखूं बड़े वाले का, तो बड़े वाले का जो मास हो जाएगा, या एरिया से करते हैं, पहले हम इसका निकाल लेते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया पाई ए स्क्वायर। अच्छा जी, इसका मतलब क्या होता है कि किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास जो है वो कितना है भैया, सिग्मा है। तो अगर मेरे पास इस बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर है, तो पाई ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर एरिया का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा भैया, यही सेम चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी पाई ए स्क्वायर से, करेक्ट है बात? Yes, sir. अगर मैं छोटा वाला सर्कल यहां से कट करके निकाल रहा हूं, नहीं निकाल रहा हूं, उससे मतलब नहीं है, जिसकी रेडियस a/2 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर 1 मीटर का सिग्मा है तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 मीटर स्क्वायर का जो मास होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 सिग्मा हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला हमने बताया है आपको, वो हमने आपको बताया है कि m1 x1 प्लस, या यहाँ पे माइनस आ रहा था m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। अच्छा पहले वाले का मास अगर बेटा मैं रखूं, पहले वाले का मास, बड़े वाले का मास जो आ रहा था वो आता पाई ए स्क्वायर सिग्मा, तो पाई ए स्क्वायर सिग्मा x1 जो भी रहा होगा माइनस, दूसरे वाले का छोटे वाले का मास की बात रखूं, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 सिग्मा, तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू सिग्मा आ रहा था। और फिर नीचे पहले वाले का मास और x2 था साथ में, और पहले वाले का मास कितना था भैया, पाई ए स्क्वायर सिग्मा
मास क्या था, पाई ए स्क्वायर सिग्मा माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू सिग्मा। ऊपर से सिग्मा सिग्मा कॉमन ले लो और नीचे से सिग्मा सिग्मा कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा भैया, पाई ए स्क्वायर x1 माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4x2 अपॉन नीचे क्या बचेगा, पाई ए स्क्वायर बचेगा माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा। यही बचेगा क्या, यस सर। सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दो बस यहाँ पे कि जो पाई ए स्क्वायर है क्या भैया, ये पहले वाले का एरिया है, और पाई ए स्क्वायर है बाई 4 है क्या, ये दूसरे वाले का एरिया है। पाई ए स्क्वायर है क्या, ये पहले वाले का एरिया है, और पाई स्क्वायर बाई 4 है क्या, दूसरे वाले का। आपको यही करना होता है, मास ही डालना होता है, लेकिन मास जो होता है एरिया इंटू सिग्मा, एरिया इंटू सिग्मा होता है। सिग्मा ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा नीचे से कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाता है। इन शॉर्ट बचता क्या है, एरिया बचता है, तो डायरेक्ट एरिया का भी लगा सकते। यही सेम काम आप किसके लिए कर सकते हो, यही सेम काम आप लीनियर मास डेंसिटी के लिए भी कर सकते हो। अगर लीनियर मास डेंसिटी यानी लेंथ डोमिनेंट फैक्टर है किसी शेप में, जैसे कि एक रॉड में लेंथ ही मेन होता है, उसकी विड्थ उतनी कोई होती नहीं है, उसका एरिया एज सच इतना होता नहीं है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। एरिया में बात करें तो उसकी हाइट या थिकनेस एज सच उतनी होती कहीं नहीं है, तो उसके सिर्फ एरिया की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात नहीं करते। वॉल्यूम में बात करते हैं तो उसका एरिया भी बहुत डोमिनेंट फैक्टर होता है, उसकी लेंथ भी बहुत डोमिनेंट फैक्टर होती है, दोनों का मल्टीप्लाई एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बहुत डोमिनेंट फैक्टर है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया है, आसानी के लिए बताया कि एरिया डाल करके भी आसानी से काम कर सकते हो। उसी तरीके से वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम डाल करके भी आसानी से काम कर आप वही रहे हो, मास वाला काम, बस उसमें सिग्मा यहाँ भी था, सिग्मा यहाँ भी था, कॉमन लेके ऊपर से, सिग्मा कॉमन लेके नीचे से कैंसिल आउट कर देते हो। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? नो सर। हाँ, कुछ पूछना हो इसमें आप पूछ सकते हो, कुछ बात कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हो। अच्छा, अगर नहीं है तो फिर आप बस ये क्वेश्चन देख लो एंड दैट्स इट फॉर टुडे, हो जाएगा क्लास के लिए। ये क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास इज सॉलिड हेमिस्फीयर, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का भी हम बताएंगे, उससे पहले हम रिंग का बताएंगे, उससे पहले हम डिस्क का बताएंगे, फिर आगे बात करेंगे। सर्कुलर होल काटा गया है, एक रेडियस है, सर्कुलर होल काटा गया है भैया, उस सर्कुलर होल a/2 काटा गया है सर्कुलर डिस्क ए में से, जैसा कि शुगर शो हमने कर रखा है यार, ये क्वेश्चन तो ये सर्कुलर है, ये वाला क्वेश्चन कर रखा है, ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। इसी पैटर्न पे आपके बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क शीट में मैं भेज दूंगा। अगला जो है हम एक सेमी सर्कुलर रिंग की बात करेंगे, इसमें भी हम कॉन्टिन्यूअस मास बॉडी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसमें भी हम वेरिएबल मास और कॉन्टिन्यूअस मास बॉडी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फिर एक सर्कुलर डिस्क लेंगे, ये डिस्क है पूरा यहाँ तक पूरा भरी हुई है फुल है, इस पे भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उसके बाद कुछ कॉमन ऐसे शेप्स हैं जैसे कि सिलेंडर हो गया आपका, स्फीयर हो गया आपका, ट्रायंगल हो गया, सॉलिड कोन हो गया, हॉलो कोन हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, एनुलर रिंग हो गया, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर हो गया। ये सारे शेप का आपको मैं बस बता दूंगा कि ये उसका इतने डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होता है, उसके बेस से या जो भी डोमिनेंट एक रेफरेंस पॉइंट होता है वहां से, वो आपको याद कर लेना है। अगर आप चाहोगे तो भी आप अपने आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बस याद कर लेना होगा कि अच्छा जो आपका सॉलिड होगा उसका यहाँ पर होगा, मान लो सॉलिड कोन है तो उसका कितनी हाइट पर हो जाता है भैया, h/4 हाइट पर हो जाता है। अगर आपका ट्रायंगल होगा तो कैसे, वो सब हम बताएंगे, तो उसको याद कर लेना है और उसका इस्तेमाल करना होगा आपको सारे के सारे क्वेश्चन। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर हम बात, हाँ बेटा एक मिनट सर मुझे वो डोमिनेंट वाला समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताएंगे? अच्छा बता रहा हूँ, क्लास नोट्स DP/Q मॉड्यूल एंड सिंगेज का हमारा था, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा रोटेशनल डायनेमिक्स, एक मिनट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।